आज के हमारे पॉडकास्ट महिंद्राज विनर्स टॉक सिलेक्शन की कहानी पर, या एक ऐसी कहानी जो महज एक कहानी नहीं हकीकत है, जिनकी जर्नी हमें बताती है कि जीवन में कितने भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अगर तन मन धन से लग जाया जाए तो कोई भी ऐसी गोल नहीं जिसे आप हकीकत में नहीं बदल सकते। जी हां, आज हम बात करने वाले एक ऐसे हमारे गेस्ट जो एसबीआई पीओ 2025 सेलेक्टेड, जिनकी जिंदगी, जिनकी जर्नी हमें यह बताती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो मंजिल हकीकत ही बन जाती है। जी हां, स्वागत करते हैं आज के अपने गेस्ट मिस काव्या त्रिवेदी जी का। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू मैम फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। कैसा लग रहा है आपको इस सक्सेस के बाद? थैंक यू सो मच सर। सर इट्स अ सररियल फीलिंग। वाह, बिल्कुल होना भी चाहिए कि भाई बीइंग एस्पिरेंट, और हर एक एस्पिरेंट का कहीं ना कहीं एक मोटिव होता है कि कल हम अपने सपनों को साकार करके जब एक नई दुनिया में कदम रखेंगे तो लोगों के प्रति मेरा सम्मान, टीचर्स के प्रति मेरा सम्मान, टीचर्स हमें क्या किस तरीके से देखते हैं, हमारा समाज हमें किस तरीके से देखता है, हर एक नजरिया बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो आज आप फील कर पा रहे होंगे। Yes, तो महिंद्राज और पूरे परिवार की तरफ से मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल डियर। तो पहले तो आप हमें ये बता दें कि आप किस पोस्ट पर अभी सिलेक्ट हुई हैं और कब आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे आपकी जर्नी रही, इन चीजों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो पहले तो आप अपना नाम बता दें ऑडियंस को। हेलो, माय नेम इज काव्या त्रिवेदी एंड मेरा सिलेक्शन हुआ है एसबीआई पीओ की पोस्ट पे। बहुत बढ़िया। तो ये अभी 2025 में ही हुआ? Yes, sir. बहुत बढ़िया। आपकी ये जर्नी, आपको क्या लगता है कि जर्नी आपकी कब से स्टार्ट हुई? सर मुझे लगता है ये जर्नी तब स्टार्ट हुई जब मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट नहीं करने वाली हूँ अब। अच्छा, इसका मतलब आपने नीट को स्किप किया है? यस सर। आपने नीट कब किया था, कौन से कितने इयर्स के लिए? सर 2 साल के लिए मैंने प्रिपरेशन मींस की थी। आफ्टर 12th? नहीं सर, 12th मतलब जब मैं 12th परस्यू कर रही थी उस ईयर किया, फिर उसके बाद 1 साल किया। तो ये आपकी ये जो जर्नी अभी आज आप एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट जब आप अपने आप को देख रहे थे, तो वो जर्नी आपकी कब से स्टार्ट होती है? तो वो जर्नी स्टार्ट होती है मेरे फ्रेंड के एक रिकमेंडेशन से। मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, तो करोगी? एंड आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने गूगल किया और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया बैंकिंग के बारे में कि होता क्या है। ये आपने जो कहा कि ठीक है, तो मतलब उस वक्त इतना ज्यादा आपका मन नहीं था कि बस हाँ ठीक है चलो कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन आज आप उस पोस्ट को आप अपने क्या कर लिया, अचीव कर लिया, अपने गोल को अचीव कर लिया। बहुत बहुत बढ़िया। तो अब पॉइंट हम ये कहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, मींस एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या था? क्योंकि अभी आपने कहा कि हमने नीट की तैयारी की, इट मींस आप कहीं ना कहीं बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होगे। तो उस बायोलॉजी का स्टूडेंट और नीट की प्रिपरेशन, और साथ ही साथ आज आप बैंकिंग में एक ऐसे पोस्ट पर आज आप चयनित हो चुके हैं जिस पोस्ट को लेकर करोड़ों बच्चों का एक संघर्ष होता है कि हम इस पोस्ट को क्या कर लें, अचीव कर लें। हर एक दिलों का जान होता है, एक तरीके से कहते हैं हर एक इंसान का। आज उस पोस्ट पर आप सिलेक्टेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्विचिंग पॉइंट आया है आपके जीवन में, आपकी जर्नी में, ये किस तरीके से हुआ है? क्या लगता है आपको, कुछ डिफिकल्टीज या फिर आप कुछ और भी पॉइंट इसमें क्या नजर आता है आपको? मैंने जब बैंकिंग में इंटर किया, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, इट वाज अ फ्लिप फॉर मी बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी बायो लाइक एनीथिंग एंड नाउ आई एम स्टडीइंग मैथ्स एंड रीजनिंग एंड जीए। सो Yes, of course, when you are going to take maths as well as reasoning, because in bio there is no the part of the subject as mathematics. yeah, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये आपको स्किप करने पर थोड़ा सा आपको हेजिटेशंस और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपको फेस करने को मिलता है। जरा आप हमें फैमिली बैकग्राउंड बताएं, पापा मम्मी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि दिलचस्प रही है आपकी कहानी। मैंने भी अभी तक जहां तक पढ़ा है, क्योंकि जब हम इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं तो उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हम पूरी हिस्ट्री तक लेकर चलते हैं। तो आपकी जब हिस्ट्री हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो बड़ा दिलचस्प रहा हमें। तो थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड पहले आप हमें बताएं। मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं एंड फिर वो कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम हो गया। बट फिर जब मैंने नीट ड्रॉप किया, कि मैंने उनको बोला मुझे नहीं करना है, ट्रस्ट मी, उनके चेहरे पे मैंने इतना सा भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखा। और उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, आई विल सपोर्ट यू। चलिए पापा को थम्स अप करते हैं कि Yes. पापा ने बच्चे का सपोर्ट किया और आज बच्ची पूरी तरीके से उस गोल को अचीव करके बैठे हुए। बहुत बहुत बधाई आपको, और पापा मम्मी को, आपको भी अगर आप देख रहे हो। आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं आपके भी मन में, जब आप एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट फ्रेशर्स की तरह आप यहाँ पर एंट्री किए होंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी ये बैंकिंग की जो जर्नी है आपने कैसे स्टार्ट की और कहां से स्टार्ट की?
सर पहले मैंने रीड करना शुरू किया कि बैंकिंग में होता क्या क्या है, फिर मुझे लगा कि आई थिंक मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, सो आई केम अक्रॉस महिंद्रास एंड फिर उसके बाद में जब मैं महिंद्रा गई तो मैंने लाइक रिसेप्शन पे मैम को बोला, मैंने कहा कि मैम मुझे कुछ भी नहीं आता एंड शी वाज सो हम्बल, शी सेड कि यू डू नॉट नीड टू वरी बिकॉज हमारी टीम इस बात का, हमारे टीचर्स इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे एंड आई थिंक उनके वर्ड्स सच हैं। हम मतलब टीचर्स ने मेरा पूरा ख्याल रखा, कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि योर क्वेश्चंस आर वर्थलेस, दे ऑलवेज वैल्यूड एंड मोटिवेटेड मी। आपने कौन से ईयर में महिंद्रास को ज्वाइन किया था मैम? सर 2023 में। 2023 मीन्स ये जर्नी आपकी आज लगभग 2 साल की हो गई है। 2 साल नहीं बोल सकते क्योंकि अब आप तो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 5 से 6 महीने पहले ही आपका प्रीलिम्स निकला होगा और Yes. अभी 2-3 महीने आपका मेंस निकला होगा, इंटरव्यू और ये सब चीजें, ठीक है। मीन्स 1.5 साल का ये प्रिपरेशन। आप उन फ्रेशर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जब वो पहला कदम एक वनडे एग्जामिनेशन में अपना कदम रखते हैं, तो उनको एक अलग तरीके की हेजिटेशन होती है कि किस तरीके से हमको नोट्स बनाना है, क्या क्या पॉइंट्स लेकर चलना है, क्योंकि सिंपल सी बात है जब एक फ्रेशर एंट्री करता है मैम तो उसको पता नहीं होता है कि गाइडेंस नहीं होती प्रॉपर कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसको लेकर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने क्या किया था। अगर मुझे थोड़ी सी भी क्वेरी होती थी तो मैं अपने टीचर्स के पास विदाउट एनी हेजिटेशन चली जाती थी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। सो बेसिकली यू नीड टू बी वोकल अबाउट योर प्रॉब्लम्स, यू नीड टू बी क्यूरियस ऑल्सो अबाउट योर प्रॉब्लम्स, तभी वो सॉल्व होंगे एंड तभी यू आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन। बहुत बढ़िया मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखते हैं यूथ्स जितने भी हैं हमारे एस्पिरेंट्स जितने हैं, वो अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे स्किप करते हैं, उसके बाद कहते हैं हट हो जाने दो। ये चीज आपने बहुत अच्छी कही है, सीखने को मिलता है, हम भी आपसे सीखते हैं कभी कभी कुछ चीजें, तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, इस पॉइंट को अगर हम नजर में रखते हैं तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लगा कि इस पर हमें थोड़ा सा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मींस डिफिकल्ट आपको क्या लगा? मेरे लिए 2 ही सब्जेक्ट्स थे जो चैलेंजिंग थे। रीजनिंग न्यू थी बट चैलेंजिंग नहीं थी, इंटरेस्टिंग थी। मैथ्स मेरे लिए चैलेंजिंग थी प्री में भी, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस तो मेरे लिए जीएस भी उतना ही चैलेंजिंग था। बट वही है ना, सम सब्जेक्ट्स रिक्वायर योर कंसिस्टेंसी, तो उसी में आता है मैथ्स और जीए। बहुत बढ़िया, मतलब 2 सब्जेक्ट पर। चलिए हम इस पर थोड़ी देर बाद पर चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करने चाहते हैं कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। जरा हमें बताएं लखनऊ के बारे में, ऐसे क्या चीजें हैं जो लखनऊ में बहुत फेमस है खाने के लिए या फिर घूमने के लिए? घूमने के लिए यू कैन गो पुराना लखनऊ, आप इमामबाड़ा देख सकते हो, इमामबाड़ा देख सकते रूमी हैं। गेट देख सकते हो, एंड नए लखनऊ भी जा सकते हो, गोमती नगर, मरीन ड्राइव है। अच्छा, मरीन ड्राइव है, बहुत बढ़िया। खाने पीने के मामले में आपको क्या लगता है? खाने भी, आई एम अ वेजिटेरियन, हाँ, लेकिन ट्रस्ट मी नॉन वेजिटेरियंस के लिए लखनऊ इज हेवन। आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन। ओह, तो आप हमें ऐसा कोई डिश सजेस्ट करें ताकि हम अगर कभी लखनऊ पहुंचते हैं, मीन्स लखनऊ में एंट्री लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ वो चीजें हम ढूंढें, खाने को मिल जाए हमें, ऐसा क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? you can have veg kebabs, you'll Veg kebab. get a huge quality and like variety जिसको आप टेस्ट करेंगे, so it will taste, my friends say कि हमारे यहाँ का वेज कबाब भी ऐसे बनते हैं कि वो नॉन वेज जैसे लगते हैं, हाँ, so you will get a taste of it। ये मैंने भी सुना है कि वहाँ लखनऊ में कबाब बड़े अच्छे मिलते हैं। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर सुनने को मिला है कि कोई चाट पापड़ी भी बहुत खूबसूरत मिलती है। यस क्या- सर, चाट के लिए तो है ही लखनऊ चाट के लिए फेमस है ही और है। अनबीटेबल भी। हाँ, क्योंकि स्वाद जायकों के मामले में कहीं ना कहीं लखनऊ माना ही जाता है। Yes, sir. चलिए, तो बात करते हैं कि आपने लखनऊ एज अ नेटिव प्लेस, तो आपने 10th और 12th का करियर किस तरीके से आपने देखा था, कहाँ से किया था? सर 12th मैंने किया है लॉयला इंटरनेशनल से, एंड फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन परस्यू किया है इजाबेला थोबर्न कॉलेज से, अच्छा। आईटी। तो अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, आगे भी कुछ मतलब आपकी चल रही है डिग्रीज में या फिर केवल ग्रेजुएशन? सर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है पोस्ट मैंने। ग्रेजुएशन के अभी Yes, अप्लाई sir. किया। चलिए, हमने आपके बारे में थोड़ी सी इंट्रोगेशंस की हैं। हमें ये भी पता चला है कि शायद आप किसी बिजनेस पर्पस पे भी काम करते थे, बिजनेस क्राइटेरिया पर भी काम करते थे शायद, आई थिंक डिजाइनिंग पर्पस पर, कुछ चिकन वगैरह के लिए, वो थोड़ा सा आप हमें बताएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली जब मैंने नीट ड्रॉप किया था, नीट की प्रिपरेशन ड्रॉप की थी, तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मीनवाइल मेरी मम्मा, ग्रेजुएशन कौन सा ईयर था मैम आपका? मेरा सेकेंड ईयर चल रहा सेकंड था ईयर, सर। ठीक। तो मेरी मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि आई शुड डू अ बिजनेस, तो मैंने फिर चिकनकारी का बिजनेस स्टार्ट किया एंड आई यूज्ड टू डू एग्जीबिशंस, मतलब मैं एग्जीबिशंस लगाती थी। और
उसके बाद फिर आपने बैंकिंग, ये बैंकिंग एस्पिरेंट्स होने के साथ साथ आप कर रहे थे या इसके बाद आपने बैंकिंग एस्पिरेंट सर कर? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग की अच्छा, अगर इस पॉइंट पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं जेन्युइन कि अगर कोई फ्रेशर है, मान लीजिए आप वो क्लास 12th में है, क्योंकि आप क्लास 12 के बाद एज अ नीट की बात आपने कर शुरू किया था, अगर वो बच्चा क्लास 12 से ही बैंकिंग का प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है एज अ फ्रेशर्स होके, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो क्या वो 3 साल उसके लिए सफिशिएंट होंगे कि वो किसी भी एग्जाम्स को, चाहे आप बात करते हो आईबीपीएस की, चाहे आप बात करते हो एसबीआई की, या आप बात करते हो एलआईसी की, आरबीआई की, तो क्या वो सफिशिएंट टाइम हो सकता है? सर वो 3 या 4 इयर्स ग्रेजुएशन के जो भी उस बच्चे के होंगे, जी, दे आर प्रीशियस इयर्स। अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, द टाइम इज मोर देन इनफ एंड एफर्ट, ऑब्वियसली एफर्ट इज Effort. रिक्वायर्ड। या अच्छा मैम, हमने ये भी सुना है कि जब बच्चा कोई भी तैयारी करना शुरू करता है एज अ वनडे एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो उस तैयारी में सबसे ज्यादा अहम योगदान पड़ता है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट का, आपने भी किया होगा, तो आपको क्या लगता है कि कितना क्रूशियल रहा होगा, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा आपके मॉक टेस्ट ने आपके अचीवमेंट पर, जरा उसके बारे में आप हमें बताएं। if you are really focused on clearing banking exam, treat your mock test like breathing. जैसे आप सांस लेते हो वैसे आप टेस्ट दो, बिकॉज टेस्ट देना इतना इम्पोर्टेंट है। यस ऑफ कोर्स, ये बात हम लोग कई बार क्लासेस में भी बोलते हैं कि बेटा आप लोगों को मॉक टेस्ट लेना ही लेना चाहिए, डेली मॉक टेस्ट लेना चाहिए, लेकिन बच्चे सुनते नहीं। शायद अब आपकी बातों को सुनकर अब कुछ थोड़ा सा उन्हें समझ आ जाए कि नहीं ये सच है। अच्छा आप हमें बताएं, क्योंकि महिंद्रास की आप एज ए स्टूडेंट भी रह चुकी हैं, तो महिंद्रास हर संडे को एक ऑफलाइन एसटी कराता है। यस सर। क्या रोल प्ले किया है आपके इस एसटी ने? संडे इज द डे, हम लोग को लगता है छुट्टी है, कोई बात नहीं, आराम करेंगे। जब तक आप एस्पिरेंट हो तब तक आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, तब तक आपको पढ़ना है, रोज पढ़ना है, एंथुजियाज्म के साथ पढ़ना है। अच्छा अगर मैं आपसे अगर यहीं पर पूछूं टाइम टेबल को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका टाइम टेबल क्या था? आज सीक्रेट अपना रिवील ही कर दीजिए। सर आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। जो मेरे पेरेंट्स भी इस बात को कहते हैं कि बेटा सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो। अब मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता है। कोई बात नहीं, उसको मैंने कभी दिल से नहीं लगाया, मैंने मम्मी पापा को समझा दिया, मैंने कहा कि मैं तो आराम से उठूंगी। लेकिन व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू फ्रेशन अप, और फिर उसके बाद में व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट, उसके बाद पॉज नहीं होता था। ये नहीं कि एक घंटे का प्रीलिम्स का टेस्ट दे दिया तो बस हो गया, नहीं, टेस्ट तो एनालाइज करो, टेस्ट तो एनालाइज करो। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, टेक इट ऑन योर ईगो और फिर करो, बार बार करो। आपके इस अचीवमेंट पर, इस सक्सेस पर टीचर्स का क्या रोल रहा है? जैसे आपने कहा कि आपके क्वेश्चंस अगर कुछ नहीं होते हैं, ऑब्वियस बात है प्रैक्टिस के दौरान कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, टीचर्स का क्या रोल रहा है उसमें? सर टीचर्स का क्या रोल रहा है? टीचर्स का ही पूरा रोल रहा है, क्योंकि मेरी क्लास होती थी ना 2-3 घंटे की, और फिर उसके बाद में मैं ना चली जाती थी ऑफिस, क्योंकि मेरा उस टाइम में जॉब कर। ऑफिस मतलब आप जॉब पे थी? हाँ सर। कौन सा जॉब था आपका ये? सर एचआर की जॉब। एचआर की जॉब। ये कब आपने ज्वाइन किया था? सर ग्रेजुएशन मेरा खत्म हो गया था, फिर उस मींस बीइंग एस्पिरेंट यू आर आल्सो द एम्प्लॉयड? यस सर, उस टाइम पे था। वेरी गुड। तो कितने साल आपने जॉब किया है? सर 6 to 7 मंथ्स की थी वो जॉब। 6 to 7 months। उसके बाद फिर आपने क्विट किया है? उसके बाद वन ऑफ माय टीचर्स, उन्होंने मतलब क्योंकि मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे, बट क्योंकि उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा और शायद मेरा कैलिबर देखा उन्होंने कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि लाइक ही सजेस्टेड मी, उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, ही सजेस्टेड मी कि अगर आप चाहो तो आप लाइक जॉब क्विट करके एंड देन यू कैन लाइक फुल टाइम स्टडी मोड पे आ जाओ। तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि आप एक कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड भी थे एक प्राइवेट सेक्टर में, और सर ने जैसा कि आपको जो भी सर या मैम जो भी रहेंगे जो इन्होंने आपको सजेस्ट किया, एक बेहतर ही सजेशन दिया था, जिसकी वजह से आज आप सच में यहाँ पर एक सक्सेस को अचीव किए। इस पॉइंट को अगर मैं इस बात पर लेकर चलूं कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए उसकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से पॉवर्टी लेवल से अगर वो बिलोंग करता है बच्चा, तो अगर वो प्राइवेट सेक्टर के जॉब को भी कर रहा है और साथ ही साथ वो प्रिपरेशन बीइंग एस्पिरेंट भी अगर वो है, तो उसको ऐसे क्या पॉइंट, आप ऐसे क्या टिप्स देने चाहेंगे? जरा हमें 3 टिप्स आप बता दें, ऐसे क्या टिप्स आप देना चाहेंगे ताकि वो भी आपकी तरह इस कुर्सी पर कल को यहाँ पर वो बैठ सके? सर मुझे लगता है सबसे पहली बात आपके में खुद में डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये पोस्ट चाहिए, तभी आप उस तरह से मेहनत कर पाओगे।
सो क्या होता था कि मैं क्लास जल्दी जल्दी अटेंड करके सुबह सुबह वाली जल्दी जल्दी अटेंड करके मैं चली जाती थी। सुबह कितने बजे क्लास आप करते थे मैम? 8 बजे की क्लास होती थी, 8 बजे से कितने बजे तक? 10 बजे तक 10 क्लास बजे होती तक। थी। मीन्स पहला पॉइंट आपने तो ये बता दिया कि डेडिकेशन। अब दूसरा पॉइंट बताएं मैम आप। दूसरा पॉइंट ये है कि टीचर्स अगर कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो सुन लो, बिकॉज मेरे टीचर्स मुझे ये बोलते थे कि तुम 2 घंटे पढ़ती हो, 1 घंटा टेस्ट दे के चली जाओगी ऑफिस तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने मुझे टेस्ट देने की आदत डाली। तो ये हैबिट ऑफ स्टडीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बढ़िया। अब तीसरा टिप आप बताएं, एक अंतिम टिप्स आप दे दें। कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। ओवर मोटिवेशन, यस। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात कही है। अगर इस पॉइंट को अगर हम और आगे लेकर चलें, कहीं ना कहीं हमको ये भी पता चला है कि शायद बीच में आपका कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुआ था, कोई एक्सीडेंटल केस ऐसा कुछ? हाँ सर, हाँ। क्या था, जरा वो आप हमें बताएं। एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन के बाद ही तुरंत बाद ही मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। सो उसमें मुझे 2 साल लग गए थे रिकवर करने में, मतलब मैं चल नहीं पाती थी, तो मुझे 2 साल लग गए थे। तो ये आपके प्रिपरेशन के दौरान ही, मींस जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे? नहीं सर, ग्रेजुएशन खत्म हुआ है मेरा और लाइक 1-2 महीने बाद ही, आई थिंक 2 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मींस वो आप प्रिपरेशन के दौर पे ही थे? नहीं सर। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि मैथ्स को आपने किस तरीके से टैकल किया? मुझे ये लगता था कि मैं शॉर्टकट ढूंढ लूंगी और मुझे मैथ्स में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं निकल जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्डवर्क से मत बचो, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स अगर तुम्हारा टाइम मांग रही है तो मैथ्स को अपना टाइम दो, अपना प्रैक्टिस दो। अच्छा, मैथ्स में मैं कई सारे बच्चों से मिलता भी रहता हूं, तो उनसे पूछता हूं कि बेटे क्या आपको ऐसे प्रॉब्लम होती, तो उनका कहना होता है कि सर कोई डीआई को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं। आप इस डीआई को कैसे देखते हैं, आप कैसे टैकल किए इस पॉइंट को? डीआई मेरे लिए भी बहुत टफ थी, बिकॉज बड़े बड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ। और आपको लगता है कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। सो डोंट फियर द साइज ऑफ द क्वेश्चन। आप ये देखो ना क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स दे रहा है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डीआई। आप डीआई इस तरह से प्रैक्टिस करो कि मुझे एक दिन में 4 से 5 डीआई तो लगानी ही लगानी है मेंस की। और अगर आप प्री की बात कर रहे हो, 10 डीआई लगा लो आप बिल्कुल आराम से। अच्छा, ये प्री और मेंस की जो अभी आपने चर्चा की कि प्री में आपकी डीआई ऐसे लगाना है, मेंस में आपको ऐसे डीआई लगाना है, क्या ये दोनों डिफरेंट होते हैं कुछ या फिर सेम होते हैं? सब कुछ सेम होता है, लेवल थोड़ा ऊपर नीचे है बस, और कुछ नहीं है। आई थिंक कि प्री में सिंगल डीआई आपसे Yes, पूछा जाता yes. होगा, जिसमें आपको टैबुलर और बार को मिक्स करके पूछा जाता होगा, ये ना? तो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया होगा? सर जब मैं आई वाज अ फ्रेशर इनिशियल डेज में, मैंने प्री को अपना पूरा 100% दिया था, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं एक लेवल पे पहुंच गई हूँ कि मेरा प्री अब क्लियर होने लगा है, तब मैंने मेंस उठाया, और शायद यही मेरी गलती थी। अब इसी बात पे मैम आपको मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि आज भी मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखता हूं, आप लोग भी बहुत गौर से सुनिएगा। मैम, जैसा कि आपने अभी कहा कि प्री को मैंने सबसे पहले अपना गोल बनाया, और जब मुझे लगा कि मैं प्री अब हो जाएगा मेरा, तब मैंने मेन को। क्या ये कितने हद तक सही होता है? आपको क्या लगता है कि ये सही क्राइटेरिया है आगे बढ़ने का, या फिर कुछ इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? क्या आपको मुझे लगता है इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको ये अंदर से फील आ जाता है कि हाँ अब मेरा लेवल इतना है कि मैं कर सकता हूँ। बट वो आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है ना कि नहीं, मुझे सिर्फ प्री लेवल करना है, प्री लेवल करना है, पहले मैं प्री तो निकालूं। नहीं, जब आप दूर का सोचोगे, आप मेंस का भी साथ साथ लेके चलो, आप जीए पढ़ो साथ साथ, एक हैबिट बनेगी जीए पढ़ने की। फिर उस हिसाब से ये आप जैसे अभी आपने कहा कि जीए को भी साथ में लेकर चलना चाहिए, बिल्कुल। ये प्री और मेंस में कितने दिन का गैपिंग कितना होता है कि जब आपका प्री आपका हो गया, उसके बाद मेंस के लिए जो आपका कॉल लेटर आता है, वो कितना दिन का गैपिंग होता है अप्रोक्सीमेटली? इस बार तो 1 महीने का गैप कुछ था, 1 महीना शायद आई थिंक 7-8 डेज, 26 और 27 डेज जहां तक मुझे याद है। सर इस बार 1 मंथ 7 डेज का था। 7-8 डेज ऐसे था। बट रिजल्ट के बाद में आपके पास मुश्किल से 1 हफ्ता होगा। 1 हफ्ते, करेक्ट। यस सर। रिजल्ट्स के बाद आपके पास आई होप कि 7 से 8 ही दिन बचते हैं, बिल्कुल। और प्रॉपरली मुझे जहां तक याद था, हो सकता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं क्लास में भी एंट्री लेता हूं तो पूछता हूं कि क्यों आप लोग जीए को छोड़ रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि सर जीए तो प्रीलिम्स में नहीं आता है। कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में ये रहा होगा कि बिल्कुल प्रीलिम्स में नहीं आता है तो जीए की क्लास क्यों करना? सबसे पहले हम मैथ्स को देख लेते हैं और इंग्लिश को देख लेते हैं और साथ ही साथ रीजनिंग को देख लेते हैं।
तो ये जो 7 दिन या फिर आप मान लीजिए आज आप प्री देकर आए तो कहीं ना कहीं अंदर से आपको फील आ जाता है कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हाँ हाँ। एक हफ्ते में आपको लगता है कि क्या हम जीए और साथ ही साथ मेंस के पैटर्न के ओवरऑल सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर और जीओ को भी इंक्लूड करके, क्या एक महीने में ये कंप्लीट हो पाता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करके चलो आप। और जीए, अगर आप फ्रेशर भी हो ना, इनिशियल डेज भी हैं आपके, तब भी आप जीए पढ़ने की हैबिट डालो। चलिए, बहुत अच्छी बात मैम ने बताई है, आप लोग इसे गौर से समझिएगा। हम टीचर्स बार बार समझाते समझाते थक जाते हैं कि बेटे प्री और मेंस को अलग करके ना चलिए, और आज आपके सामने सिलेक्शन की जुबानी बोल रही है कि नहीं, प्री और मेंस को बिल्कुल नहीं अलग करना चाहिए, दोनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए, और जो आप लोग जीओ की क्लास को मिस करते हैं उसे मिस ना करें। अच्छा मैम, एक पॉइंट अब क्योंकि मैथ्स की डिस्कस हम लोग कर लिए, तब जीए पर ही आते हैं क्योंकि जीए का डिस्कशन काफी चल रहा है। तो जीओ को आपने किस तरीके से देखा, कैसे आपने कंप्लीट किया, कहां से आपने करंट अफेयर्स को कैसे उठाया, कितने महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ा, स्टैटिक्स का क्या रोल रहा, बैंकिंग अवेयरनेस का क्या रोल रहा, जरा इसके बारे में हमें बताएं। टीचर्स ने मुझे बोला था कि 6 to 7 मंथ्स की जीए आएगी, और मैंने जब अपना पहला मेंस दिया था तो मैंने इसी तरह से प्रिपेयर किया था कि 6 to 7 मंथ्स की जीए आएगी, एंड दे वर सो मच करेक्ट। 6 to 7 मंथ्स की ही जीए आती है, बहुत डीप में नहीं आती है। सो यू जस्ट नीड टू स्टडी इट। पता है, बच्चे ना डरते हैं जीए उठाने से ही, तो वो डर खत्म कर दो अपने अंदर का, एंड यू विल बी देयर, यू कैन डू इट ऑल्सो। अच्छा, नोट्स के बारे में बताएं, आप जीए का नोट्स कैसे प्रिपेयर करते थे? सर, मैं वीडियोस से पढ़ती हूँ, बिकॉज मुझे न्यूज़पेपर से जीए पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता था, तो मैं न्यूज़ पढ़ लेती थी न्यूज़पेपर से, क्योंकि रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ वेरी लाइक मैंडेटरी हैबिट जो आपको बनानी ही पड़ेगी, तो वो बना लेती थी। बट वीडियोस से पढ़ती थी, और वीडियोस में जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था मैं वही नोट करती थी, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मैं अगर नोट नहीं करूंगी। वीडियोस मींस आप कहीं ना कहीं न्यूज चैनल की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मंथली वीडियोस, सॉरी वीकली डेली वीडियोस आते हैं ना, सो यू कैन। चलिए, बहुत अच्छी बात। जीए के जो भी आपके पॉइंट्स आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस आप बताना चाहेंगे किस तरीके से, क्योंकि बच्चों का बड़ा सवाल रहता है कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ आपको याद हो, अगर प्री या मेंस के कुछ भी एक आध क्वेश्चंस आप जरा बताएं। मैं अभी रिसेंट का एक क्वेश्चन बताती हूँ। एसबीआई क्लर्क में मेंस में आया था वो क्वेश्चन, बिकॉज अभी यूके और कनाडा बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो उन लोग ने कनाडा और यूके के प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के नाम ही पूछ लिए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात। अभी हम 2 सब्जेक्ट को अभी और चर्चा करनी है, तो थोड़ा सा स्किप करते हैं इस पॉइंट को। आप हमें बताएं, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया था? फर्स्ट मैंने लास्ट ईयर दिया था, 2024। वो एक्चुअली इसी ईयर हुआ था। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था, जान में जी। इसके अलावा भी आपने एसबीआई के अलावा भी कोई एग्जाम्स आपने दिया था बैंकिंग में, जैसे आईबीपीएस की बात कर रहे हैं, आरआरबी की बात कर रहे हैं? आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क। आपने एसबीआई क्लर्क भी दिया था क्या? यस सर, एसबीआई क्लर्क एंड LICAA आल्सो। अच्छा, अभी एसबीआई क्लर्क मेंस भी हुआ था? यस सर। तो क्या रहा? सर, अच्छा अटेम्प्ट था। अच्छा अटेम्प्ट था, चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तो आपको क्या लगता है कि एसबीआई, अगर आपको कल का ईश्वर करे आपको ये मौका भी मिले कि आरबीआई आपको ज्वाइन करने को मौका मिले, तो आप क्या करेंगी? क्या लगता है आपको, एसबीआई को स्किप करना चाहेंगे, फिर आरबीआई में जाना चाहेंगे, या फिर इसी में आपको मजा रहेगा? क्या लगता है आपको? मैं मेहनत करूंगी आरबीआई के लिए, हाँ। कि मुझे बिल्कुल आरबीआई में सिलेक्शन मिले, बट फॉर नाउ एसबीआई इज गुड। एसबीआई इज गुड। यस। अच्छा, ड्रीम जॉब आपकी क्या थी? क्या आईबीपीएस को आप चाहते थे? मतलब जब स्टार्टिंग में आपने शुरू किया था, आपको लगता नहीं होगा कि यार कोई भी मिल जाए, मतलब चाहे आईबीपीएस का मिल जाए, कोई भी बैंक मिल जाए, या फिर आईबीपीएस आरआरबी मिल जाए, कोई भी बैंक मिल जाए, बस मिल जाए कोई, ऐसा कुछ था क्या? जब मैंने नया ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट डे जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें ऐसे बताया था, हायरार्की बताई थी। हाँ। तो उस दिन से मुझे एसबीआई पीओ वाज लाइक, इट वाज लाइक यही करना है, यही करना है। अच्छा, मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, ये लाखों बच्चों का सपना होता है, लाखों बच्चे यही कहते हैं कि सर मुझे एसबीआई चाहिए, पागल होते हैं, एकदम दीवाने होते हैं एक तरीके से। ऐसा क्या है, क्या आप लोग को लगता है कि मतलब सैलरी प्रोस्पेक्टिव्स या फिर कोई और भी कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो और बैंक्स में नहीं मिलते, वो केवल एसबीआई में मिलता है, ऐसा क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, एसबीआई बैंकर टू एवरी इंडियन, and who does not want to do a job in such a bank, so I think yes। तो वो तो ठीक है, बिल्कुल सही है, बट आपको क्या लगता है, जैसे मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं आपके सामने कि मान लीजिए आपको पंजाब नेशनल बैंक आईबीपीएस के थ्रू आपका मौका मिलता है, तो दोनों में आपको क्या चूज करना होगा? क्योंकि आप बोल रहे हो एसबीआई,
तो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? आप उस वक्त कैसे चूज करोगे कि नहीं यार छोड़ो इसको, आज पंजाब नेशनल बैंक को हम नहीं ज्वाइन करते हैं, एसबीआई को ज्वाइन करते हैं? ऐसा क्या आपका पॉइंट, थॉट क्या रहा होगा? सर, इट गिव्स यू एन एनवायरनमेंट जो आई डोंट थिंक कोई और बैंक प्रोवाइड कर नहीं मैम, पाएगा। अभी भी आप स्किप कर रही हैं, आप मेन बात को छुपा रही हैं। आप मेन बात को छुपाइए नहीं, सामने लेकर आइए, कहीं ना कहीं तो बात है इस चीज का। क्या लगता है आपको, सच बताइए। मुझे तो यही लगता है हाँ। कि एसबीआई इज एन एलीट बैंक जो कि आपको नॉट ओनली इन इंडिया, वो आपको आउट ऑफ इंडिया फॉरेन अपॉर्चुनिटीज भी देता है। सो यस। बहुत अच्छी बात। आगे की बात करूं तो हमें आपके बारे में यह भी पता चला है कि शायद आपने जो प्रिपरेशन का दौर शुरू किया था, वो प्रिपरेशन के दौर में आपने कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स को ऐसे भी रखा था कि अगर ये पॉइंट हमको लेकर चलना होगा तो ऐसे करेंगे। उसमें आपके फ्रेंड सर्कल ने, किसी ने शायद फ्रेंड सर्कल में किसी ने मदद की है, ये भी हमको पता चला है। जरा उसके बारे में बताएं कि फ्रेंड सर्कल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए एज अ प्रिपरेशन करते वक्त। मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बहुत छोटा सर्कल है हमें मेरा। नाम भी पता है मैम, हम ये भी बता देते हैं। बहुत कुछ स्किप पता है नहीं सर कर आपको। सकती हैं। कहा तो मैंने आपको, हमारी टीम बहुत बड़ी है, पूरा हम लोग A to Z लेकर चलते हैं, पूरी हिस्ट्री बैकग्राउंड लेकर चलते हैं। नाम भी पता है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बताएं, नाम ले भी सकती, नहीं भी ले सकती, कोई इशू नहीं है, बट एनवायरमेंट क्या है मेन? क्योंकि देखिए, जब एक बच्चा, मान लेते हैं कि कोई गांव से आ रहा है, जैसे सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे गांव से आते Yes, हैं, sir. और या फिर मान लीजिए वो इसी जगह से ही है जिस जगह पे उसकी कोचिंग अभी ज्वाइन करने जा रहा है, वो बच्चा शहर से ही है, तो क्योंकि 12th का एक तरीके का फ्रेंड सर्कल होता है, एक अलग ही लेवल का होता है। Yes, वो sir. अलग ही तरीके का, मतलब सर पर सवार होता है, पूरी तरीके से भूत होता है एक तरीके से। जब बच्चा वो वनडे एग्जाम्स में जाता है तो उसकी फ्रेंड सर्कल थोड़ी सी अलग हो जाती है। Yes, sir. तो वो फ्रेंड सर्कल आपके प्रिपरेशन पर कितना इंपैक्ट डालता है, ये आप हमें बताएं। सर, मुझे लगता है कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना, पहले तो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जब आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो जाता है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल आपके फ्रेंड्स का हो जाता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स को बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, और फ्रेंड्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट। तो हमेशा ऐसे फ्रेंड्स अपने साथ रखो जो कभी भी तुमसे कंपटीशन फील ना करें, नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में करें, आपके लिए भी अच्छा है, आपके फ्रेंड के लिए भी अच्छा है, नेगेटिव वे में नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो आपका अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि जैसे अभी आपको मैं अगर ये पूछूं कि फैमिली पर्पस पे सबसे पहले हम आ जाते हैं, फैमिली में अगर आप किसी को कहेंगे कि इस सक्सेस का सबसे बड़ा योगदान मैं एक बंदे को देना चाहूंगी, तो आप किसको देंगी? पापा, मम्मी, भैया, भाभी, कोई भी हो, आप किसको देना चाहेंगे? मैं एक यूनिट को थैंक यू करना नहीं, यूनिट चाहूंगी। नहीं मैम, यूनिट नहीं, ये नहीं चलने वाला है। आप केवल एक पर्सन का नाम लीजिए। मैं मम्मी पापा दोनों का। नहीं मैम, अभी भी गलत है। एक पर्सन का, आप या तो मम्मी या तो पापा, किसी एक बंदे को चुनिए। ये तो बायस्ड हो जाएगा सर। बायस्ड हो जाएगा, तब तो फिर घर पे भी दिक्कत होगी। घर पे भी होगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर फ्रेंड सर्कल में बोलूं तो आपको क्या लगता है कि कौन था ऐसा, मतलब कि जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता था, हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आपके साथ रहा है, या फिर साथ में रही है? कोई भी है फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो सकता है फ्रेंड, तो आपको क्या लगता है कौन रहा होगा? मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ प्रिपरेशन ही कर रहा है, और जब मेरा आईबीपीएस पीओ लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो मैं गिव अप करने वाली थी। आईबीपीएस पीओ आपने पिछले साल दिया था, मतलब वो फर्स्ट अटेम्प्ट भी था? वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। कितने मार्क्स से आप रह गए थे मैम? सर, उसमें मेरा 2.5 था। ठीक है। अच्छा मैम, ये मेंस की ही बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं अब, क्योंकि अभी 2 सब्जेक्ट हम लोगों ने छोड़े हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। आपने रीजनिंग को कैसे टैकल किया? क्योंकि बच्चों को लगता है कि जैसे रीजनिंग एक हलवा है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैंने जहां तक एनालिसिस किया है कि जब बात होती है पजल को लेकर, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकन होता है। यस सर। जब बात होती है सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस आना शुरू होते हैं, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जब आपके पजल्स क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं, या फिर कोई मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस भी आना शुरू होते हैं, वो बड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस के क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप उसको कैसे टैकल करते हैं? शुरू में मुझसे पजल नहीं बनती थी, मेरी जो रीजनिंग के टीचर थी, मैं उनके पीछे पड़ जाती थी कि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं तो नहीं जाने वाली, तो वो भी मुझे बता ही देती थी। वैसे वो मुझसे ही टास्क सॉल्व करवाने की कोशिश करती थी, तो उनकी इस हैबिट ने मुझे, मेरे अंदर ये हैबिट डेवलप कर दी कि मैंने पजल सॉल्विंग को एज अ टास्क ले लिया, और वो मुझे करना ही करना है। तो फिर मैंने इस तरह से आपकी रीजनिंग वाली मैम से भी मैंने मुलाकात किया। उन्होंने बताया कि बच्चे बहुत ही कंसिस्टेंसी रहती रही उसके अंदर, और चीजों को काफी ग्रिपिंग बना के रखती थी क्वेश्चंस पे।
हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये जो कंसिस्टेंसी आपने अपनाया है वो कैसे लेकर आए अपने अंदर, ताकि और भी सारे जो हमारे फ्यूचर बैंकर्स हैं उनको भी ये चीजें समझ में आए कि कैसे हमें कंसिस्टेंसी को डेवलप करना है अपने अंदर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सक्सेस को लाने में। वो आप हमें बताएं। मेरी क्लासेस 3 to 4 मंथ्स चली थी, तो मेरे लिए जो वो टाइम था ना, मैं एक भी दिन क्लास मिस नहीं करती थी। अगर मेरी क्लास एक भी दिन मिस हो जाती थी, फैमिली में जैसे कुछ हो गया तो मिस हो गई, तो मैं घर पे मतलब मैं मम्मी पापा को बोल देती थी कि मैं आज आपकी वजह से नहीं जा पाई हूँ। सो कंसिस्टेंसी वहीं से बिल्ड होती है। आप अपने आप को टास्क दो कि ये जो मेरा कोर्स है 3, 4, 5 मंथ्स का, जितने भी मंथ्स का, मैं रेगुलरली क्लास जाऊंगी। तो आप जब वहां से ये एक हैबिट बिल्ड करते हो ना, छोटी सी हैबिट, तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करती है। चलिए, रीजनिंग का ऐसा कोई पार्ट आप बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि इस पर ज्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं, इस पर हमें ज्यादा वर्क करना चाहिए, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे मुझे ना सिलॉग्स नहीं आता था, तो फिर मैंने सिलॉग्स अपना अच्छा करते 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 इतना कर दिया था कि मेरा 15 to 17 सेकेंड्स के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। तो और बाकी पजल्स मैंने इतने अच्छे कर लिए थे अपने कि लाइक बहुत प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस से मत बचो, प्रैक्टिस मतलब पेन चलाने से मत डरो, पेन चलाओ। अच्छा, कोई बुक प्रिफर करना चाहेंगे आप? बुक बताएं आप। बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन कोई एक बुक बताएं। यस सर, द एल्केमिस्ट मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। अच्छा, मैसेज गिविंग बुक है। इट विल इंस्पायर यू, इट विल मोटिवेट यू। बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है, जैसे कि आप एक ऑफलाइन स्टूडेंट हैं महिंद्रास की, तो आपको क्या लगता है कि महिंद्रास की तरफ से भी बुक्स दिए जाते हैं ज्वाइनिंग के वक्त? तो वो बुक्स आपको क्या लगते हैं, क्या वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सफिशिएंट हो पाता है? बीइंग मतलब थ्योरीज के पॉइंट्स पर मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जब प्रैक्टिस पर जाते हैं तो आपको इनहेंस करना पड़ता है और भी ज्यादा चीजों को देखना पड़ता है। तो वो बुक आपके लिए क्या, किस तरीके से रही होगी? वो बेसिक है, पढ़ डालो, लगा डालो एक एक क्वेश्चन एंड यू आर गुड टू गो। क्यों इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमसे ये कहना होता है कि सर ये जो हम लोगों को बुक आपने दिया या फिर बुक जो हमें महिंद्रास की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है, सर इसमें क्या ही हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों को मैंने सुना है कहते हुए, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपके लिए क्या रोल प्ले किया है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं तो ये नहीं कहता हूं कि हाँ क्वेश्चंस वहां से सफिशिएंट हो पाएंगे, बट उसके लिए तो बुक आपको खरीदना ही पड़ता है एक्स्ट्रा, या फिर मॉक टेस्ट आपको अब तो ऑनलाइन का है पर्पस, तो ऑनलाइन पर आपको देखना ही पड़ता है मॉक टेस्ट, बट बुक इज सफिशिएंट, वो बुक आपके लिए सफिशिएंट है। थोड़ा सा एक पॉइंट और आप के साथ में ऐड करना चाहूंगा मैम। जब आपने प्री क्वालिफाई किया होगा तो महिंद्रास में एक बैच चलाया जाता है, हाँ, हर एक ब्रांच में चलाया जाता है। जब बच्चा प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मैक की एक क्लास चलती है, महिंद्रास एडवांस क्लासेस। तो आपको क्या लगता है कि वो क्लास आपके लिए कितना रोल प्ले किया होगा, क्या इंपॉर्टेंस रहा उस क्लास का आपकी लाइफ में? सर मुझे जब मेरा लास्ट ईयर क्लियर हुआ था IBPS, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेंस क्या होता है, कैसा होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं था। तो वो जो मैक की क्लासेस थी, उनमें जिस तरह से मतलब मुझे लगा कि मैं तो बिगनर हूँ यहाँ पे पहले, क्योंकि प्री क्लियर हो गया तो लगा अरे अब तो सब हो गया, लेकिन नहीं, फिर वहां जाके लगा कि मैं तो बिगनर हूँ। टीचर्स ने कभी मुझे फील नहीं होने दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। दे केप्ट मी मोटिवेटेड, दे केप्ट मी इंस्पायर्ड, एंड दे वर लाइक कि यू गॉट इट, यू हैव। तो ये प्री और मेंस जो अभी महिंद्रास एडवांस क्लासेस हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या किस तरीके के क्वेश्चंस वहां कराए जाते हैं, कैसे ये प्री में क्या होता है जो बेसिक फाउंडेशन? बिल्कुल मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं मैक बैच में। चलिए, अब एक सब्जेक्ट और बाकी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, फिर हम और भी आगे चीजों पर डिस्कस करेंगे कि काफी लंबी होने वाली है हमारी आपकी बातचीत। लेकिन एक चीज आपके साथ में मैं जरूर साझा करना चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू बहुत बेहतर गया होगा, क्योंकि जिस तरीके का आपका अप्रोच है बात करने का, जिस तरीके से आप आंसर्स को हमारे साथ साझा कर रहे हैं ना, बोलने का जो तरीका है वो काफी खूबसूरत है। कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको अच्छे ही मार्क्स दिया होगा। ये अच्छा लगा, आपका बोलने का तरीका ये काफी खूबसूरत है। इंग्लिश, अब क्योंकि आपने बताया कि आपने एक HR की भी पोस्ट पर जॉब किया है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंग्लिश ने आपको कहीं ना कहीं बूम किया था पहले से आपके, क्योंकि स्कॉलिस्टिक एरिया में भी जब आप रहे होंगे तो बेहतर ही था, क्योंकि अभी आपने बोला भी है। तो इंग्लिश का क्या रोल रहा था? आपको क्या लगता था? इंग्लिश से कहीं डर लगता था कि इंग्लिश नॉर्मल लगती थी? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जब बंदा आता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है इंग्लिश की वोकैबुलरी। आपको क्या लगा था इसमें? वोकैबुलरी मेरे लिए भी टफ थी, और मैंने भी वोकैब पे बहुत मेहनत की है। वोकैब पे तो मेहनत कर लो, प्लस में ही रहोगे। अच्छा, कहां से आपने वोकैब को तैयार किया?
सर एडिटोरियल पढ़ती थी मैं, तो उससे अच्छी खासी वो कैब मिलती है। बाकी मॉक्स लगाओ, मॉक्स में तुम्हें इतने अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो ट्रस्ट मी मेंस लेवल के प्री में ही मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हर रोज प्री का तो एग्जाम दे ही दो, टेस्ट दे ही दो। अच्छा, एक चीज आपने कहा कि हमने एडिटोरियल पढ़ते थे आप Yes, sir. डेली, तो एडिटोरियल से क्या ये कहना, क्योंकि हम भी अक्सर बच्चों को रिकमेंड करते रहते हैं और बच्चे लेकिन सुनते नहीं है क्योंकि प्रेशर्स होते हैं, नॉर्मल सी बात है, वो जब तक प्री नहीं देखते हैं तब तक उनको समझ में नहीं आता। मैं बस आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूं उन बच्चों को कि जब आप एडिटोरियल पढ़ते थे तो क्या एडिटोरियल केवल इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए इन्हेंसमेंट होता था या फिर जीए के प्रोस्पेक्टिव्स, करंट अफेयर्स के लिए, ये क्या पॉइंट्स थे इसमें? एडिटोरियल पढ़ने के ना 2-3 बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें पहला बेनिफिट होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, रीडिंग भी अच्छी होगी, स्पीकिंग भी अच्छी होगी। अगर आप तेज तेज बोल के पढ़ रहे हो ना तो वो भी अच्छा होगा। दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे मुझे जीए में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मेरा इंटरेस्ट एडिटोरियल से कब डेवलप हो गया मुझे पता नहीं चला, बहुत स्मूथली, इजीली। हाँ, अक्सर कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि 21 डेज टास्क Challenge, yes, तो 21 दिन की वो चैलेंज है, Yes. 21 दिन के बाद वो आपका हैबिचुअल हैबिट बन जाता है कहीं ना कहीं, तो वो आपका सही है। अच्छा, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि एडिटोरियल के टास्क को आप पढ़ते थे, तो क्या जो उसमें वोकैबुलरी जो भी आपको हार्ड डिफिकल्ट वर्ड्स मिला करते थे, सिनोनिम्स, पॉइंट्स जो भी हुआ करते थे, वो आप क्या नोट बनाते थे, कैसे क्या करते थे? थोड़ा नोट्स के बारे में आप हमें बताएं। मैं वो कैब की मैंने खुद से एक अलग से नोटबुक बनाई थी। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, बुक खरीद लेते हैं, मेरी क्लास में भी कई बच्चों ने बुक खरीदी हुई थी, बट मैंने एक अलग से नोटबुक खरीदी, उसमें मैं हर रोज वो कैब लिखती थी और मैं मेक श्योर करती थी कि मैं वो कैब वो यूज करूँ कहीं ना कहीं पूरे दिन में। तो उससे एक बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने कि आप वो कैब को लिखा करती थी। मैं बच्चों को भी ये रिकमेंड करता रहता हूँ, लेकिन बच्चे हमेशा ये पूछते हैं सर विच बुक आई हैव टू बाय फर्स्ट ऑफ ऑल, बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्थलेस है, ये इफ यू आर एबल देन यू कैन, बट कहीं ना कहीं ये आपका आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि आप जो वोकैब एडिटोरियल में लेकर चलते हो, एडिटोरियल को लेकर आप प्रॉपर क्या करें, नोट करें उसके एंटोनिम्स पॉइंट्स को। और मैम ने एक पॉइंट आपने और ऐड किया कि लर्न याद नहीं करना है, क्योंकि याद करता है जब इंसान ना तो कहीं ना कहीं भूल जाता है। यस यस। तो आपने जो ये कहा कि आप उसे डेली यूज करते हो, क्योंकि वोकैबुलरी सच मायने में देखा जाए तो कहीं रटने की चीज है ही नहीं है। अगर वोकैबुलरी को आप रटने लगे, क्योंकि वो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को जिस दिन आप रट के, तो हम आज आप शायद इस तरीके से बात ना कर पाते, क्योंकि बिल्कुल। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई ये क्वेश्चन है पूछ रहे हैं सर ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, तब तो फिर वो अलग हो जाता है। तो बोलने में भी हम आप शायद कहीं कतराते हैं। तो इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग वोकैब को कहीं ना कहीं क्या करें, डेली यूजेस में लेकर चले, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा चीज मैं ये भी नोटिस करता हूं, बच्चे का कहना होता है कि सर पैसेज को सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, मैसेज कन्वे के क्वेश्चंस को, इन्फरेंस के क्वेश्चंस को, मींस नॉन ग्रामर का पैटर्न जितना भी है, उसको आपने किस तरीके से इनहेंस किया? एडिटोरियल पढ़ना और बुक्स, नॉवेल्स पढ़ना, उसमें बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा। मतलब क्लोज टेस्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा अगर आपने अपनी रीडिंग की हैबिट डाल ली है, तो रीडिंग की हैबिट डेवलप कर लो इजी बुक्स पढ़ के। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब क्योंकि आप प्री को लेकर और मेंस को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो प्री जब बच्चा क्वालिफाई हो जाता है, तो प्री के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि प्री के लिए कितना मॉक टेस्ट लगा लेना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, नॉट डेफिनेट, और कितने घंटे उसको डेली पढ़ना चाहिए, और कितना वर्कआउट इसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए चीजों को लेकर, बुक्स को लेकर या फिर मॉक टेस्ट को लेकर? आप उसके पॉइंट पर प्री के लिए केवल क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास 2 प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे मैं मॉक टेस्ट देती थी, और उन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे 21 to 22 टोटल प्रीलिम्स के टेस्ट थे। एंड माइंडेड जब तक मेरा प्री आया, मैंने वो टेस्ट रीअटेम्प्ट किए हुए थे। मतलब मैं एक बार तो दे ही चुकी थी और मैं दोबारा देना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मतलब अगर आपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया और आपके पास नहीं है तो आपको उसको फिर से रिवाइज कर लेना है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, महिंद्रास केएसटीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने 2 प्लेटफॉर्म का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है, आप बोल भी सकते हैं, नहीं है तो महिंद्रास का प्लेटफॉर्म शायद होगा। तो आपको क्या लगता है महिंद्रास केएसटी में क्या हेल्पफुल रहा है आपके लिए? सर, महिंद्रा केएसटी है लेवल की, मतलब जिस लेवल का पेपर आता है उसी लेवल की एसटी है। तो महिंद्रा केएसटी, अगर इफ यू आर इनरोल्ड एज अ स्टूडेंट, प्लीज उसका बेनिफिट उठा लो। मैं आपसे ये क्वेश्चन भी क्यों पूछा आपको मैम, ये भी बता दूं, क्योंकि बच्चे का जब टेस्ट देता है बच्चा, अक्सर क्वेश्चंस फंसते हैं, टीचर्स के पास जाता है और कहना होता है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहाँ आते हैं। तो आपका
भी ऐसे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स रहा होगा या फिर आपने भी देखा ही होगा, तो आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं कि ये बेनिफिशियल है या फिर क्या है, कैसे आप देखते हैं? अगर मुझे ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मैं उसको कभी ये नहीं कहती थी कि ये तो प्री में नहीं आएगा, क्योंकि चलो ठीक है आपके प्री में नहीं आएगा, मेंस में आएगा, आपको पढ़ना तो है ही ना, करना तो है ही। चलिए, ये तो हम लोगों ने प्री का पूरा कवर अप किया मैम। थोड़ा सा मेंस के लिए आते हैं, क्योंकि मेंस में अब आप जीओ को लेकर चलेंगे। जीए की चर्चा हम लोगों ने कर लिया है कि जीए के नोट्स वगैरह को कैसे बनाना चाहेंगे। आप हमें ये बता दें, टोटल आवर्स आप कितना पढ़ाई करते थे, मतलब टोटल आवर्स आपको कितना देना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, ताकि लगे कि हाँ 7 महीने 8 महीने या साल भर 1.5 साल में हम निकाल लेंगे, कितना आवर्स आप प्रेफर करना चाहती हैं? सर मुझे लगता है आवर्स पर्सन टू पर्सन वैरी करता बिल्कुल है। सही बात है। हाँ। एक नॉर्मल एवरेज आप मान के चलें अगर मुझे लगता है एफिशिएंटली आप जितनी भी देर पढ़ पाओ, अब ये मत करना कि एफिशिएंटली 1 ही घंटा पढ़ रहे हो आप, है ना, तो एटलीस्ट आपको 7 to 8 आवर्स पढ़ना चाहिए एफिशिएंटली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, जैसे आपने मान लीजिए कि आज आपने मेंस निकाला, मेंस के बाद आपने शायद साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया होगा, आपको साइकोमेट्रिक के बाद ही आपको इंटरव्यू का कॉल आया था या? यस सर, उसके बाद आया था। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? बच्चे बहुत पूछते हैं सर ये साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, जरा आप हमें बताएं, खुल के बताएं हमारे दर्शकों को। साइकोमेट्रिक टेस्ट बेसिकली इट्स अ टेस्ट विच टेस्ट्स योर साइकोलॉजी। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप सोचते कैसे हो, इस बात को वो जज करते हैं थ्रू सम क्वेश्चंस जो कि आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं। एंड दे आस्क वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चंस लाइक, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल जैसे उन्होंने मतलब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद है या आपको अकेले हैंग आउट करना पसंद है। तो उसमें 5 आपका वो होते हैं ऑप्शंस होते हैं, जिसमें होता है स्ट्रांगली अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री। तो उसमें आप अपना सूटेबली चूज कर सकते हो। क्या फिर इसका ओपिनियन भी देना होता है कि केवल चूज ही करके? नहीं सर, सिर्फ चूज करना होता है। हाँ, और फिर वो लाइक 200-250 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे फिर वो आपका एक पर्सनालिटी आउटलाइन निकाल लेते हैं। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया। तो ये भी तो आई थिंक महिंद्राज में होता भी है ये, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, हम लोग कराते हैं, कंडक्ट भी कराते हैं। तो क्या आपने महिंद्राज का कंडक्ट किया था, आपने लिया था? जी सर, लिया था। इज दिस बेनिफिशियल? इट इज वेरी मच। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर लग रहे थे कि यार कुछ? हाँ सर, बिल्कुल आए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या ये जो आपका साइकोमेट्रिक्स का जो भी नंबर जो भी होगा XYZ जो भी मार्क्स थे, वो मार्क्स क्या मेंस के साथ ज्वाइंट होता है, मींस फाइनल सिलेक्शन मेरिट में इसका योगदान होता है या नहीं होता है? सर इट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। होता है, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा बुलाया जाता होगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू 3rd स्टेज में आपको बुलाया जाता होगा। सबसे पहले GD और G। जरा आप हमें हमारे दर्शकों को ये बता दें कि GD और G क्या है। ये GD और G बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता है कि GD और G क्या होता है, जरा। ये जो नया इंट्रोड्यूस किया पैटर्न इन लोग ने, SBI लोगों ने, कि मतलब वो SBI के बोर्ड ने, हाँ SBI बोर्ड ने, कि वो GD भी डालते हैं, GE भी डालते हैं। GD इज ग्रुप डिस्कशन एंड GE इज ग्रुप एक्सरसाइज। तो GD में क्या होता है, दे गिव यू अ टॉपिक एंड देन दे विल गिव यू सम टाइम, 5 to 10 minutes टू राइट अबाउट इट। यू राइट अबाउट इट एंड देन यू डिस्कस इट विद द पैनल। You discuss it with amongst yourself, like 10 candidates, 11, 12 candidates का ग्रुप। जी, एक ग्रुप बनता है, उसमें आप डिस्कस करते हो। एंड ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है, दे गिव यू अ क्वेश्चन जो कि जिसमें 7 to 8 पॉइंट्स होंगे जो आपको अरेंज करना होगा, तो वो आप अरेंज कर लेते हो बस। ये भी शायद हम लोग महिंद्राज में, हम लोग भी इस बार भी हम लोगों ने कराया, तो आपने भी किया था? यस सर। चलिए, उसके बाद फिर फाइनल ये आपका मार्क्स सीधा बोर्ड मेंबर के पास जाता होगा और आपको फिर बोर्ड मेंबर से डायरेक्ट इंटरव्यू के उसी दिन होता है, ये अलग दिन होता है? सेम डे होता है। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बहुत हेजिटेशन होता है कई सारे यंगर्स का कि सर इंटरव्यू के लिए तो सर हम नहीं हो पाएंगे सर। बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, सर मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, सर मैं इंग्लिश में कैसे बात करूंगा। तो पहले तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि क्या लैंग्वेज मैंडेटरी होता है इंग्लिश, या फिर आप इंग्लिश का यूज कर सकते हो या फिर ओनली हिंदी का यूज कर सकते हो? बी बाइलिंगुअल, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो आपसे पूछेंगे कि आपको इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो बता देना। बट वो जब आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे ना बोर्ड मेंबर्स, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों यूज कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों यूज कर सकते हैं। क्या लगता है किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जरा बताएं आप। कुछ एक आध क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो भी बताइए हमें पूरा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लखनऊ के बारे में पूछा था, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम देयर। और फिर उसके बाद में मुझसे मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे थे
क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायो से है, तो फिर बायो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और करंट अफेयर्स से पूछे गए थे क्वेश्चंस। तो ये करंट अफेयर्स आपने जो 3 से 4 महीने के होते हैं या फिर और भी कुछ आगे पीछे? बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू में जो आपसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 15-20 दिन की ही होते हैं। अच्छा, जो आपका न्यूज़पेपर, मैंने बोला ना न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड मेंबर्स आपसे न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन पूछेंगे। न्यूज़पेपर से ही। यस। अच्छा, इसमें क्या कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चन है, क्या एकेडमिक पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जैसे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हाँ पूछे जाते सर, हैं? पूछे पूछे जाते जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हम एक कैंडिडेट हैं, आप एक हमारे बोर्ड मेंबर के इंटरव्यूअर हैं, आप एग्जामिनर्स हैं हमारे सामने, और आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए हमको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब हमें उस वक्त क्या करना होगा? वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, उनका टाइम वेस्ट मत करिए, उन्हें घुमाइए मत, स्ट्रेट अवे उनको आप बोल दीजिए हम्बली पोलाइटली कि सॉरी सर मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, या फिर आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर इट करेंटली, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, आप ऐसे करके बोल सकते हो। चलिए, तो आपको कितने क्वेश्चंस, कितने देर का ये इंटरव्यू लगभग चला होगा आपका? सर मेरा लगभग 8 to 9 मिनट्स का 8 to 9 मिनट्स के। तो क्या ये इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चंस, मान लीजिए हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर मैं मान लो कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम्बली आंसर्स मींस अगर मैं सॉरी सर, नहीं, नो सर, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉल इट राइट नाउ, तो क्या ये हमारा मार्क्स उस वक्त क्वालिफाइंग में होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? अब वो अगर आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका ही सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा है, और उसमें भी अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। अदरवाइज बी कॉन्फिडेंट, जिस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है उसमें आप स्ट्रेट अवे मना कर दो, दे चेक योर कॉन्फिडेंस, स्टे हम्बल, स्टे कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग। मतलब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल्स की चेक होती है, मतलब पर्सनालिटी एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि उनको इस बात पर कहीं नहीं शक है, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया और मेंस क्वालिफाई किया, तो वो आपके कहीं ना कहीं माइंड को नहीं चेक करें, बस आपको ये देखना चाहते हैं कि हाउ वी विल टैकल इट। चले, बहुत अच्छी बात। उसके बाद फिर मैम कोई और भी इसमें प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं कि बस ये फाइनल स्टेज होता है आपका? अब सर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ये फाइनल स्टेज। तो मेरिट में इंटरव्यू का नंबर और साथ ही साथ मेंस के नंबर दोनों काउंट होते हैं? यस सर। चले, बहुत अच्छी बात। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे मैम कि ये जर्नी आपकी जो शुरुआत हुई थी 2023 की महिंद्रास की उन गलियों से, जिन गलियों में आज कई सारे लाखों बच्चे पल रहे हैं, जिनका सपना आज है, और वो सपना आज कहीं ना कहीं आप अपना पूरा कर चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ थॉट अगर आप फ्यूचर बैंकर्स को कुछ देना चाहें तो आप प्लीज दे सकते हैं। सपने देखो, सपने पूरे होते हैं, बट सपने देखने के साथ साथ मेहनत भी करो, कंसिस्टेंटली मेहनत करो। ऐसा नहीं होता सबकी लाइफ में सिर्फ हाईज हो, लोज भी आते हैं, बट उस लोज में गिव अप नहीं करना है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैम, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मुझे 3 साल हो गए प्रिपरेशन, सर मुझे 4 साल हो गए प्रिपरेशन, मुझे 5 साल हो गए, और अभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और वो बेचारे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे हमारे, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कंसिस्टेंसी लेकर आओ अपने में, कंसिस्टेंसी से हो जाएगा, एंड बी डिसिप्लिन्ड ओवर बीइंग मोटिवेटेड। आप मोटिवेशन ढूंढोगे, आप एक दिन मोटिवेटेड रहोगे, 2 दिन रहोगे, बट अगर आपने डिसिप्लिन को अपना लिया तो वो आप हर रोज डिसिप्लिन से पढ़ोगे। सो बी डिसिप्लिन्ड। अच्छा, ये आपने डिसिप्लिन की बात की मैम, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चा कहीं ना कहीं लैकनेस, कहीं ना कहीं लैक कर रहा होगा, तो उस पर उसको किस तरीके से अपने पर वर्क करना चाहिए? कैसे वो अपने कमजोरियों को पहचाने, किस तरीके से वो अपने आप पर वर्क करे, बीइंग अ मोटिवेशन के साथ साथ, क्योंकि मोटिवेशन नॉर्मल सी बात है, बीइंग अ पॉजिटिव फैक्टर वी कांट कंट्रोल आवर लाइफ। यस सर। तो हम कैसे इस चीज को कंट्रोल करें? आप उस पर कुछ अगर बात बता सकें। सर डिसिप्लिन्ड होना हमारे हाथ में है। हर रोज सुबह उठ के ये सोचना कि आज मुझे पढ़ना है, आज मैं पढ़ूंगी, आज मैं टेस्ट दूंगी, एनालिसिस करूंगी, ये मेरे हाथ में है, तो मैं ये सारे अपनी ड्यूटीज करना मेरे हाथ में है, तो वो मैं करूंगी। इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना फोर्स बिल्ड करना है अपने में, इतना स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए मैम, एक रैपिड फायर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं थोड़ा सा। ये बताएंगे आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश एंड रीजनिंग, बहुत बढ़िया। अगर कोई एक चुनना हो तो मैम? इंग्लिश। इंग्लिश। सबसे वीक? मैथ। मैथ्स। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? मैं 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स। जैसे कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर मैं 14 घंटे 15 घंटे, तो वो डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से उनका माइंड एक्सप्लोर करता है। ठीक है। आपको क्या लगता है इस जर्नी में जो आज आपने ये सक्सेस अचीव किया है, इस जर्नी में सबसे अहम योगदान किसी एक पर्सन को अगर आपको देना हो तो वो आप किसको देना चाहेंगे?
वो मैं मेरे टीचर्स को देना चाहूँ। टीचर्स को देना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात बोली है। अच्छा, टीचर्स में भी अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो कहा जाता है कि टीचर्स भी सबसे पहले माता पिता होते हैं, Yes, sir. क्योंकि सब्जेक्ट टीचर तो बाद में आता है, सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज की सीख, बोलने का तरीका, बिहेविंग पॉइंट, ये सारे कहाँ से मिलते हैं हमको? माता पिता से। Yes, तो sir. माता पिता को क्या? फिर इस जर्नी में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज दे नेवर गिव अप ऑन मी। उन्होंने हमेशा सिर्फ मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स का रियलाइजेशन कराया कि तुम में ये स्ट्रेंथ्स हैं, तो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू आपको। अच्छा लगा आपसे मिलके मैम। बस 2-4 क्वेश्चंस आपसे और पूछेंगे, मुझे पता है कि आप लेट हो रही होंगी। अब बस 2-4 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। जरा हमें ये बताएं कि जब एज अ फ्रेशर हम एंट्री करते हैं तो किन किन बातों पर हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट कर लेना चाहिए, किन बातों की जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए ताकि हमें बीच में कोई डिफिकल्टी सिचुएशंस में कोई दिक्कत ना हो? ऐसा क्या आप कहना चाहेंगे? 2-4 बातें आप बता दें। मॉक टेस्ट को होल हार्टेडली देना स्टार्ट करो, हर रोज दो। मॉक टेस्ट से चोरी मत करो। एंड प्रैक्टिस से घबराओ मत, पेन उठाने से घबराओ मत। प्लीज पिक अप योर पेन एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मैम, पेन की बात आपने की, क्या मैथमेटिक्स, जैसे मैं टीचर्स को भी देखता हूँ, अपने सर लोगों को मैं भी देखता हूँ, उनका कहना होता है कि मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग, क्योंकि दोनों में पेन ही उठाना है। Yes, इंग्लिश और क्या नाम है, जीए में तो पेन उठाना नहीं आ रहा है तो आ रहा नहीं, तो Yes, फिर अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की बात करती हैं तो इसमें आपको क्या लगता है कि जितना हम पेन उठाते हैं, क्योंकि हमने कई सारे टीचर्स से भी सुना है कि जितना पेन आप उठाओगे उतना टाइम लगता है, आपको क्या लगता है ये कितने हद तक सही है? ये स्टार्टिंग में ये सही है कि हाँ आपको टाइम लगेगा, बट वही है ना सर, प्रैक्टिस के साथ में वो पेन वाली आदत भी छूट जाती है। चलिए, एक रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे और मैं पूछता हूँ। Yes, sir. रिवील करेंगे आपके टोटल कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे अभी तक, टोटल, ये टिल स्टार्टिंग टू टिल सिलेक्शन? सर ऐसे तो नो आइडिया। एक आइडिया दीजिए। 200, 300, 400, 500, 600, कुछ आइडिया? नहीं, 600 जितना बड़ा नंबर नहीं दिया होगा मैंने, फिर भी? बट 200 प्लस दिया होगा। 200 प्लस। यस। तो 200 प्लस में आपने कोई रिपीटेशंस भी किए हैं? केवल यस सर, बिल्कुल रिपीट किया है मैंने। प्री के कितने रहे होंगे? सर प्री के ही मेरे 100 प्लस 120 प्लस रहे होंगे। 120 प्लस। यस, क्योंकि मेरी स्पीड वहीं से बिल्ड हुई थी। स्पीड वहीं से Yes, बिल्ड sir. हुई थी। अच्छा, स्पीड को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो स्पीड कहीं ना कहीं मेंटेन करता है कि इसका मतलब है कि पहले आप थ्योरेटिकल पॉइंट्स को लेकर चलते होंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपकी ये जर्नी कहीं ना कहीं बहुत ही लाखों करोड़ों बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन पॉइंट बनेगा। बस एक थोड़ा सा और पॉइंट मैं पूछना चाहूंगा। अभी आपने एक बात किया था कि आपने कोई बिजनेस की बात की थी, डिजाइन प्रोस्पेक्टिव्स को लेकर आपने बात की थी, और फिर आपने एक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर, प्राइवेट सेक्टर पर भी बात किया था। तो जो ये आपने प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस और साथ ही साथ आज आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर निखरे हैं, क्या आपको लगता है कि दोनों में क्या चेंजेस हैं? क्या आपको लगता है कि ये चीज हमें बेहतर थी या फिर वो चीज हमारे लिए बेहतर था? क्या आपको लगता है? कुछ कहना चाहेंगे इस पर टिप्पणी? मुझे लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए सब बेहतर है, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट योर प्रेजेंट। आपका जो भी प्रेजेंट है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो। बहुत चलो, बहुत बहुत थैंक यू। तो होप सो कि आप सभी ने मैम की जर्नी को सुनकर, क्योंकि आसान नहीं होता है, और बीइंग अ गर्ल और एक नीट की एस्पिरेंट होने के साथ साथ इन्होंने एक्सीडेंट्स को भी झेला, एक्सीडेंट को झेलने के साथ साथ इन्होंने आज एक वो मुकाम हासिल किया है जो लाखों दिलों के धड़कन हुआ करती है, SBI PO जैसी जॉब को अचीव किया है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन पॉइंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैम के सारे वर्ड्स, जो भी मैम ने वर्ड्स को आपके साथ साझा किया है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंस्पिरेशन होगा। तो आज के लिए इतना है। मिलेंगे हम लोग एक नए स्टोरी के साथ, जहां पर हमारे साथ एक नई सक्सेस स्टोरी होगी। तब तक ले लेते हैं हम आप सभी से इजाजत। थैंक यू, जय हिंद। जी बिल्कुल मैम, आपकी ये जर्नी बहुत सारे हजारों बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। आशा है कि आप सभी इस जर्नी को एक इंस्पिरेशन की तरह मानेंगे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं गोल को अचीव करने में मददगार हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक अगले नए अपने गेस्ट के साथ, जिनकी सक्सेस स्टोरी को आपके साथ हम साझा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज आप सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।